तो साथियों आज हम बात करते हैं पोलर कर्व की। और पोलर कर्व का एरिया फाइंड करना अपन लेते हैं। यहाँ हमारे सामने जो कर्व दे रखा है, इस कर्व को देखिए, बहुत ही जाना पहचाना कर्व है। R इक्वल टू ए 1 प्लस कोसेटा। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो किसी भी पोलर कर्व के लिए, ये तो कार्डियोड दिख रहा है जिसको आप सब जानते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले इस कार्डियोड की आर्क लेंथ बताई है, कैसे आर्क लेंथ निकालते हैं। केवल कार्डियोड की ही नहीं, मैंने सभी तरह के पोलर कर्व के लिए आर्क लेंथ निकालना बताया। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इसमें प्लेलिस्ट अलग से दे रखी, पूरी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस पोलर कर्व का एरिया जब फाइंड करेंगे तो सबसे जरूरी क्या, सबसे पहले पोलर कर्व को ट्रेस करना। और ट्रेस करना अगर आ गया और कर्व की शेप समझ में आ गई तो उसके बाद में आप इजी वे में किसी भी कर्व के लिए एरिया फाइंड कर लोगे। और पोलर कर्व के एरिया फाइंड करने के लिए, चाहे कोई सा भी पोलर कर्व हो, केवल और केवल दो चीजें होती है। और दो चीजें मैंने इसी के अंदर लिख रखी है। एक तो होता है आर और दूसरा है थीटा। और कोई भारी काम नहीं। आर क्या है? आर आपके ध्रुवांतर रेखा की लेंथ है। पोलर लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाती है और आर उसकी लेंथ है। सीधी सीधी बात है जिसको आप अक्सर पढ़ा करते हैं। तो मैं जैसे इसके अंदर सामान्यतः इसको इस तरीके से लेते हैं। देखिए आप, जैसे आप देखिए ये ओ एक्स आपके क्या है? इनिशियल लाइन। अब इसमें क्या है कि ये एक लाइन है, पी पॉइंट मान लेता हूं मैं, और इस पी के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं आर थीटा। अब यहाँ ये जो ओपी लाइन है, ये ओपी लाइन ही ध्रुवांतर रेखा है, यानी पोलर लाइन। और ये जो है यहां से एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, ये आपकी ये थीटा है, ठीक है। और इसीलिए अपन इसको आर थीटा कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहाँ इस कर्व के लिए ये तो अपन ने इस तरीके से लिखा है। जनरली क्या होता है कि इसमें थीटा के कम ज्यादा होने से, डिक्रीज या इंक्रीज होने से, इस आर की लेंथ में भी डिफरेंस आता है, कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। वो अलग अलग कर्व के लिए। तो यहां जो हम कर्व ले रहे हैं, कोई सा भी, अगर मैं कर्व ले लेता हूं, सपोज मैंने कोई सा भी कर्व इस तरीके से ले लिया, ये वाला आर इक्वल टू एफ थीटा। मैं इसके अंदर एक लाइन ले रहा हूं, ये पी, और ये आपके इससे एंगल बना रही है क्या? थीटा। वो चीज डाल दी मैंने यहां। अब इसमें क्या है, सपोज ये लाइन क्या करे, मैंने थीटा ऊपर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं आर, और दूसरा पॉइंट ले लेता हूं मैं इसके अंदर इस कर्व पर एस। यानी आपके ये लाइन जो है आर पॉइंट से एस पॉइंट तक शिफ्ट हो रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। और ऐसे केस में मान लीजिए पहले इसका एंगल जो है थीटा की जगह अल्फा था, और उसके बाद में यही एंगल थीटा की जगह क्या हो गया? बीटा। तो उस केस में अल्फा से बीटा तक ये लाइन इस तरीके से मूव करती है, रोटेट करती है। तो इससे जितना एरिया स्वीप होता है, उस कर्व, इधर अपने कर्व की लिमिट, इधर आपके ये ध्रुवांतर रेखा पोलर लाइन, इसके बीच का एरिया। हमेशा ही आप एक ही फॉर्मूला यूज करें, 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा, और बीच में आपके किसका करना इंटीग्रेशन? आर स्क्वायर डी थीटा। आर आपको हमेशा ही कर्व गिवन होगा आर इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में। तो ये इस तरीके से आपको यूज करना है हमेशा, और हमेशा इस तरीके के फॉर्मूले से ही आपको आगे बढ़ना है। जब कभी ऐसे कर्व को ट्रेस करो, क्योंकि एरिया फाइंड करना, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? ट्रेस करना कर्व को। तो ट्रेस करने के लिए हमारे पास में जो सिस्टम होता है, उसमें आर और थीटा दो चीज होती है। ये आपके आर, ये पी ध्रुवांतर रेखा, और ये थीटा। हमेशा ध्यान रखना आपके आर और थीटा में ही अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे। जैसे आपने कोई थीटा की वैल्यू पुट करी 0 डिग्री, तो आर की कोई वैल्यू आएगी पर्टिकुलर। आपने थीटा इक्वल टू पाई बाई
2 पुट कर लिया, वाई एक्सिस पे आ गए तो आर की पर्टिकुलर वैल्यू हो गई। तो ये आर थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये जो आर है वो कम ज्यादा होता रहेगा, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। वो इस थीटा की वैल्यू और जो आपका कर्व है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस कर्व को पहले ट्रेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू से स्टार्ट करोगे और हम इसमें ऐसा करेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये r कितना हो जाएगा आपके 2a। मैंने बोला ना जो अपन लेते हैं ध्रुवांतर रेखा की जो लेंथ है, आप देखिए ये वाला थीटा था और ये r थी। तो जब थीटा अपन ने 0 रखा, इट मीन्स ये जो लाइन है सीधी आपके एक्स एक्सिस पर रख दी सबसे पहले शुरुआत में इनिशियल लाइन पर 2a और थीटा की वैल्यू 0। अब हम थीटा की जगह इसके अंदर डायरेक्ट 90 डिग्री ले लेते हैं, यानी कि π/2। तो उस कंडीशन में r कितना बन रहा, cos 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा r इक्वल टू a। और उसके बाद में मैं थीटा इक्वल टू डायरेक्ट पाई ले रहा हूं, ठीक है, यहां से यहां तक इस लाइन को मैंने π/2 पर लाया हूं, π/2 पर लाया हूं। उसके बाद मैं इसको पाई पर लाता हूं। तो पाई जब थीटा पाई हो तो उस कंडीशन में r कितना हो जाएगा, cos π-1। तो ये r इक्वल टू 0। डायरेक्ट वैल्यू ले लें आप, थीटा इक्वल टू π/2 की जगह ले लो आप 3π/2। तो उस कंडीशन में r इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का a, यानी कि नीचे की तरफ। और जब थीटा इक्वल टू 2π यानी एक साइकिल पूरा करोगे तो ये एक साइकिल पूरा होती वापस यहाँ आ जाएगी लाइन, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 2a। अब अपन इन सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब अपन ने r इक्वल टू यानी थीटा 0 पुट किया तो r 2a था, कर्व यहाँ पर था। अब इसमें थीटा इक्वल टू अगर π/2 किया, यानी कि लाइन कहाँ आ गई, वाई एक्सिस पर, तो ये r की वैल्यू कितनी 2a, a ओनली, इसकी हाफ, तो इसका हाफ कर लो, तो थोड़ा इसको हाफ यहाँ ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ये आ गया। और फिर थीटा इक्वल टू पाई, यानी कि यहां पर आ गया पूरा ये घूम करके, तो पाई वाली लाइन ये हो गई, ये वाली, तो उसमें आर कितना 0, यानी वो लाइन वापस छोटी होकर के यहाँ आ जाएगी। तो सीधा सीधा इस कर्व को अगर ट्रेस करो तो वो कैसे बनेगा, देखो ये कर्व इस तरीके से आएगा और ये हाफ साइकिल बन जाएगा, साइकिल को इस तरीके का कर्व बनेगा। अब आप कहोगे कि यहां से यहां तक ये ऐसा कैसे बना, पता कैसे चलेगा। तो मैंने इसमें क्या किया कि 0 डिग्री और π/2 के बीच में कुछ लिया ही नहीं है। भले आप चाहें तो मैं 0 और इस π/2 के बीच में अगर मैं थीटा इक्वल टू π/4 ले लूं यहां पर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, π/4, cos π/4 वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ये इसके अंदर 1/√2 इट मींस क्या होता है 1/√2, इट मींस 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो इसमें अगर लगभग देखो तो ये कितना आ रहा, लगभग ये इसमें 1.5, इसको 5 मान लो, तो ये हो जाएगा 10/15, यानी कि 5, तो 2/3, यानी लगभग कितना बन रहा है 0.6। तो क्लियर दिख रहा कि ये इस तरीके से यहां चलेगा। ये अगर π/4 लिया जाए तो लाइन ये इतनी यहां से यहां तक ये लेंथ होगी। ऐसे ही अपन सब तरफ कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जब अपन ने हाफ ऊपर किया तो थीटा इक्वल टू 3π/2 लेते ही कौन सी लाइन हो जाएगी, ये वाली वाई एक्सिस का नीचे वाला पोर्शन। तो सेम आप जैसा ऊपर था वैसा ही पॉइंट आपकी ये नीचे हो जाएगा और वापस थीटा इक्वल 2π करोगे तो यहां आ जाएगा। इट मींस ये कर्व क्या बना, ये देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये थोड़ा बड़ा बन गया है नीचे वाला, लेकिन बड़ा नहीं होता, ये सब दोनों ऊपर और नीचे सेम होता है। तो ये अपन ने कर्व ट्रेस कर लिया। अब हमें क्या करना, हमें निकालना है ये वाला एरिया पूरा निकालना है। अब मैंने ऊपर वाला क्यों किया, एरिया तो पूरा निकालना है। मैं इसको क्या करूंगा 0 से पाई लेकर के और डबल कर दूंगा लिमिट, इससे हमारा एरिया आ जाएगा। तो अब अपन इसमें इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए कर्व को ट्रेस कर लेने के बाद में एरिया की बात आती है। तो एरिया अपन निकाले तो मैंने जैसे
ऊपर से बता दिया कि ऊपर वाला पोर्शन जो है इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं और इसको अपन डबल कर लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है पोलर कर्व के लिए वो क्या है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा, और इसमें ये r² d थीटा हो जाएगा। आप इसे आगे बढ़ा ले 1/2। अब क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ऊपर का एरिया निकाल के डबल करेंगे, तो ऊपर का यहां से यहां तक इट मींस थीटा इक्वल टू 0 से पाई तक। तो फिर नीचे वाले एरिया के लिए हम इसमें से डबल कर लेते हैं, और r² की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके a² 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। ये जो गिवन कर्व है इसलिए अपन यूज कर लिया। एक बात कहना चाहूंगा, r की वैल्यू यानी कि जब कभी r इक्वल टू एफ थीटा कर्व हो तो सभी कर्व के लिए फॉर्मूला आप एक ही यूज करें, बस r² निकाल लें और उसका इंटीग्रेशन कर लें। शर्त ये कि आपने उस कर्व को ठीक से ट्रेस कर लिया है और ये पता लगा लिया कि हमें एक कर्व का एरिया कहां से कहां तक निकालना। तो बस यहाँ इसको आगे बढ़ा लीजिए आप, ये 1/2 तो कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट 0 to पाई, और देखिए a² और अंदर वाले को मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर θ/2 d थीटा। आपको याद हो तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस अगर कोस 2 थीटा हो तो इन दोनों को आप डायरेक्टली याद रख लें, क्योंकि अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें प्लस वाले में तो होता है कोस स्क्वायर थीटा और माइनस वाले में 2 साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि हमारे यहाँ कर या कोस थीटा था तो अपन ने एंगल को हाफ कर दिया। अब इसे आप आगे बढ़ा लें तो ये हो जाएगा देखो 4a², और अब इसमें लिमिट और दोनों चीजें हम इसमें क्या करें, θ/2 इक्वल टू फाइलेट कर लें, तो ये d थीटा इक्वल टू 2d हो जाएगा। ऐसा करने से आपके ये 4a² और ये 2 आगे आ जाएगा। और खास बात यहां आपके क्या बचेगा, देखो यहाँ ये हो जाएगा कोस, ये होल स्क्वायर ने लिखा तो ये कोस 4 d बन जाएगा। अभी तक मैंने लिमिट छोड़ रखी है, यहां देख लीजिए जब आपके थीटा इक्वल टू 0 तो फाई इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू जब पाई है अपर लिमिट है ना, तो ये पाई पुट करो तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके π/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपकी लिमिट क्या 0 to π/2। मैंने ऊपर लिखा नहीं, मैं इसको सही कर लेता हूं, 4a² बार आ गया तो ये कोस 4 d कर देना है। हम यूज करेंगे इसके अंदर गामा फंक्शन ताकि इसका इंटीग्रेशन इसी में हो जाए। और गामा फंक्शन क्या होता है, हमेशा ही लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, साइन पावर m थीटा कोस पावर n थीटा d थीटा, ये पैटर्न आपके इंटीग्रेशन में आना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, आपको m+1/2 कर लेना है, n+1/2 कर लेना है, गामा लगा देना दोनों के, अपॉन में m और n को प्लस करके और 2 प्लस कर देना और अपॉन में 2 कर देना और इसके भी गामा लगा देना। लेकिन एक चीज अक्सर हम भूल जाते हैं जो नहीं होनी चाहिए, बाहर 2 भी लगेगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, देखो 8a², और अब आपके इसमें सिस्टम क्या बनेगा, कोस आ रहा है तो ये n है, m तो 0 है, तो आप इसे क्या करेंगे, m की जगह 0 पुट करें तो ये 1/2 गामा, फिर आता है n के लिए 4 यानी कि 5/2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 और दोनों को प्लस करके यानी कि 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा गामा 3। अब आपको अगर याद हो तो मैं अक्सर बताया करता हूं कि जैसे गामा 7/2 है ओड नंबर में, आप फटाफट 5/2, 3/2, 1/2 और गामा हाफ लिख दें। ऐसे अगर गामा 5/2 है तो आप 3/2, 1/2
गामा हाफ लिखें, और अगर गामा n+1 हो तो इसे फैक्टोरियल n लिख दे। इट मीन्स गामा अगर 4 है तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये पैटर्न इसके अंदर यूज कर रहे हैं अपन। तो अब यहां कर लीजिए, ये 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा क्या, 4a² गामा हाफ। अच्छा, गामा हाफ के बारे में पता होगा आपको, गामा हाफ क्या होता, √π। बस ये हमारा काम हो गया। तो ये इसको तो लिख दीजिए √π गामा हाफ को, 5/2 को लिखोगे आप 3/2, 1/2 और रूट गामा मतलब गामा हाफ, तो गामा हाफ क्या हो जाएगा √π, और अपॉन में फैक्टोरियल 3 है तो इस हिसाब से आप फैक्टोरियल 3 को क्या लिखोगे, गामा 3 को, तो गामा 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 2, इट मीन्स 2। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, देखो आप इस 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 2a², √π हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3/4, इट मीन्स 3/2 πa² इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी इस पूरे कार्डियोइड का एरिया कितना हो गया, 3/2 πa²। ऐसे आपको किसी भी पोलर कर्व के लिए एरिया फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले को यूज करें। साइन कोस में अगर आता है तो गामा फंक्शन यूज करें, साइन कोस में तो मैक्सिमम वो आएगा, है ना, क्योंकि जब r और थीटा है तो साइन कोस आना पड़ेगा ही। हाँ, हो सकता है रेयरेस्ट केस में नहीं आए डायरेक्ट, वो r = a θ ऐसे कुछ कर्व है तो उनमें नहीं आता। तो इस तरीके से आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा।